नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। सियासत की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति यूटर्न लेने जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटना घटित होने वाला है। बिहार के सियासत में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये बातें मैंने पहले भी कहा था। अब एक बार फिर से बिहार की सियासत उसी मूड में जाती हुई दिख रही है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी दिशा की तरफ बढ़ती दिख रही है जिस दिशा के बारे में मैंने पहले बताया था। नीतीश और लालू प्रसाद यादव के बीच एक सीक्रेट डील चल रहा है। नीतीश कुमार इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ सीटों का फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार यहाँ तक की तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी साथ लिया जाएगा। 2015 में जो कुछ हुआ 2025 में वो होने जा रहा है। 10 सालों के बाद एक बार फिर से नीतीश, लालू और कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी और ये तस्वीर आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। और 2024 के नवंबर से पहले या 2024 के नवंबर के अंत तक आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। और नीतीश कुमार एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन, जिस इंडिया गठबंधन का नींव नीतीश कुमार ने ही रखा था, नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया था, अब एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी इंडिया गठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार वो करने जा रहे हैं जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की। एक तरफ बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की तरफ लौट रही। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये एक तरह से आप कह सकते हैं हार्ड हिंदुत्व की तरफ बीजेपी फिर से लौट रही। बीजेपी के नेताओं का बयान फिर से उसी प्रकार का बयान आ रहा है जो कि 2014 के वक्त आया था। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब नीतीश को तय करना है कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के साथ नीतीश जाएंगे या नीतीश कुमार सोशल जस्टिस के साथ जाएंगे यानी सामाजिक न्याय के साथ जाएंगे। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर है। 17% मुस्लिम वोटर मायने रखता है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की तरफ गए तो नीतीश कुमार को इस बात की एहसास है, नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर ये 17% मुस्लिम वोटर नीतीश के साथ नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार का बिहार के शासन में डटे रहना कठिन है। नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक जैसी राजनीति की है उस राजनीति में नीतीश कुमार ने कभी मुसलमानों के प्रति कोई ऐसा बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाले हैं और नीतीश कुमार का छवि कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। और नीतीश कुमार अपनी उस छवि को कहीं ना कहीं एक खराब नहीं करना चाहते हैं। 2025 के विधानसभा से पहले नीतीश उस छवि पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो जाएगा अगर नीतीश कुमार बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहे। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की आरजेडी बात करती है। और दूसरी तरफ ये भी कहानी देखने को मिल रही है साथियों कि जिस जातीय जनगणना के मुद्दे को नीतीश कुमार ने छुआ, जिस जातीय जनगणना के मुद्दे को नीतीश ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, अब उस जातीय जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी लेके चले गए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार उस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार को भी पता है। इसलिए नीतीश कुमार अब रास्ते बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार अब सियासत के एक नई पहलू को और सियासत की एक नई कहानी को शुरू करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि सियासत किस तरह से होता है और सियासत किस प्रकार से किया जाता है। नीतीश कुमार लगभग पिछले 20 सालों से बिहार के शासन में काबिज है। पिछले 20 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। बिहार के मुकद्दर नीतीश कुमार है। 9 महीनों के जीतन राम मांझी के शासन को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहे हैं, चाहे वो जिसके साथ रहे, लालू के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और जो गणित है उस गणित को समझिए। बिहार की सियासत में अगर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज के दौर में एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के लिए भी मजबूरी है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मजबूरी है। वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के सियासत में प्रशांत किशोर के रूप में एक नया राजनीतिक दल आ रहा है। प्रशांत किशोर वो चेहरा जो कि किंग मेकर बना करता था लेकिन अब वो सत्ता पे काबिज होना चाहता है। पिछले 30 या 40 सालों का बिहार की राजनीति को देखिएगा तो बिहार में कोई तीसरा खेमा, बिहार में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो सका। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि वो बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। ये दावे में कितनी सच्चाई हुआ कभी विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज की तारीख में बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार इस समय
मुसीबत में फंसे हैं नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं सबसे बुरे दौर से गुजर, क्योंकि बीजेपी में उनकी बातें को उतना नहीं सुना जाता है। नीतीश कुमार चाहते थे कि आरक्षण 9वीं अनुसूची में जाए, वो बातें बीजेपी ने नहीं मानी। नीतीश कुमार चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जाते जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी ने नहीं माना। जनगणना हो रही है लेकिन उसमें जाति को नहीं पूछा जाएगा। और नीतीश जो चाहते हैं वो मोदी नहीं मानते। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर आज वो पलट जाए तो कल को जेडीयू टूट सकता है। और इस कारण से नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपना जो संगठन है उसे भंग किया और उसमें जो ललन सिंह के करीबी लोग थे उन्हें हटाया और 280 सीटों का लक्ष्य तय किया है। मैंने इन टॉक पर कई बार बताया हूँ कि 280 सीटों का अमित शाह ने टारगेट तय किया। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अमित शाह कई राजनीतिक दल को तोड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह आजकल जो बीजेपी नेताओं के करीब है, नरेंद्र मोदी के काफी करीब है। ललन सिंह को पता नहीं नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या दे दिया कि आजकल वो नरेंद्र मोदी के तारीफों के कुले बांध रहे। ललन सिंह इससे पहले कहा जा रहा था कि वो तेजस्वी के करीबी है, नीतीश वहां से निकले, अब ललन सिंह बीजेपी के करीबी बन चुके। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है कि बीजेपी तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव जो नहीं कर सके वो बीजेपी कर सकता है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि जिस दिन वो पलटी मारेंगे उनके 11 सांसद पार्टी को छोड़ के चला जाए। लेकिन संगठन में बड़े बदलाव किया और संगठन में बदलाव के साथ ही ललन सिंह के जो करीबी लोग थे उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। संजय झा के जो करीबी लोग थे उन्हें भी संगठन से बाहर कर दिया। संजय झा को तो नीतीश कुमार ने आप कह सकते हैं कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसी संजय झा के अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पंख काट रहे हैं। संजय झा के पावर को लगातार नीतीश हटा रहे हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने पार्टी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण के जवाब में लव कुश समीकरण तैयार किया, यानी कुर्मी और कुशवाहा समीकरण तैयार किया। और नीतीश का ये समीकरण आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे काफी फायदेमंद रहा। नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं सियासी कद 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और उसके बाद नीतीश कुमार का सियासी कद घटा नहीं। नीतीश कुमार जितना बीजेपी के लिए जरूरी थी, नीतीश कुमार उतना ही आप कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए भी जरूरी बन गए। तेजस्वी के साथ भी नीतीश ने सरकार चलाया और बीजेपी के साथ भी चलाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, डिप्टी CM बदलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहे। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, जिस पार्टी को उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, वो पार्टी टूट जाएगा तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि आगे चलकर बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है। और इस समय की तस्वीर में बता देना चाहिए कि ऑपरेशन लोटस, मैं कई बार कहता था कि इस समय ऑपरेशन लोटस चल रहा है। आज की तारीख में बता देना चाहते हैं कि ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुल हो चुका है। ऑपरेशन लोटस उड़ीसा में सफल हो गया है। ऑपरेशन लोटस और भी कई राज्यों में एक्टिव है। इस समय जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है वो राज्यसभा में चल रहा है। इस समय ऑपरेशन लोटस के जरिए आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है। 2 सांसद जगन मोहन रेड्डी के इस्तीफा दे चुके हैं और वो भी एनडीए में आ चुके हैं, बीजेपी में आ सकते हैं। ऐसी खबर है कि जगन मोहन रेड्डी के 6 सांसद इस्तीफा देकर राज्यसभा में वो कहीं ना कहीं एनडीए के दामन थाम सकते हैं। इसी तरह की कहानी उड़ीसा में देखने को मिला। उड़ीसा में एक बीजू जनता दल के एक सांसद थे, वो सांसद ने उड़ीसा में अपना पार्टी बदल लिया और उड़ीसा के उस सांसद ने पार्टी बदल कर कहा है आप बीजेपी में आए। ऐसी खबरें कि आने वाले समय में और भी बीजू जनता दल के जो सांसद हैं वो इस्तीफा देते नजर आएंगे। इसी प्रकार के काम आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तेलंगाना में BRS के जो राज्यसभा के सांसद हैं उन सांसदों को किनारा किया जा रहा है। इन टॉक पर हमने बताया भी था कि अमित शाह ने एक टारगेट तय किया है और उस टारगेट को बीजेपी नवंबर 2024 से पहले अचीव करना चाहता है। और उस टारगेट का लक्ष्य है कि लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करना, यानी 280 से ज्यादा सांसद हासिल करना। और बीजेपी उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और चिराग पासवान के 5 में से 3 सांसद चिराग पासवान के बीजेपी के कॉन्टैक्ट में। और पशुपति पारस के साथ अमित शाह की तस्वीर आती है और उसके बाद पशुपति पारस कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। पशुपति पारस के साथ अमित शाह की तस्वीर हल्के में मत लीजिए। जिस प्रकार से चिराग पासवान बागटी टेबल रख रहे थे, बगावत के मूड में थे, उस तस्वीर के बाद एक नई तस्वीर गठित होती है और उस नई तस्वीर के बाद एक नई सियासत शुरू होती है और उस नई सियासत की एक नई कहानी की नींव रखी जाती है। पशुपति पारस के जरिए चिराग को बताया जाता है कि आपके चाचा हमारे साथ आ सकते हैं।
चिराग पासवान को समझा दिया जाता है कि जैसे आपकी पार्टी पहले तोड़ा गया था, फिर से आपकी पार्टी तोड़ा जा सकता है। चिराग पासवान मन ही मन में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सपना देखते हैं और इस बात में ये बात किसी से छिपा नहीं है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं रामविलास की उस विरासत को संभाल रहे हैं। रामविलास पासवानों के सबसे बड़े नेता, दलितों के सबसे बड़े नेता थे और रामविलास के विरासत को संभालते संभालते चिराग पासवान भी खुद की छवि उस तस्वीर में देखना चाहते हैं जहां उनके पिता भी नहीं पहुंच सके। यानी रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन चिराग का सपना है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और रामविलास पासवान के उस सपने को पूरा कर दे। लेकिन चिराग का वो सपना शायद अधूरा ही रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान के उस सपने को तोड़ने के लिए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक नई सियासी तस्वीर दिखती है। जो तस्वीर मैंने पहले बताया था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा जाएगा। चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के कॉन्टैक्ट में हैं और एक सांसद चिराग पासवान के परिवार के ही है और कहा जा सकता है कि वो आगे चलकर वो सांसद भी कहीं ना कहीं चिराग का दामन छोड़ दें। उस परिस्थिति में चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले बैठेंगे और चिराग जब अकेले बैठेंगे तो चिराग के लिए राजनीति आगे करना आसान नहीं होगा। यूं कहिए कि चिराग तले अंधेरा, आप कह सकते हैं कि चिराग के पार्टी में हो जाएगा और चिराग पासवान ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की। और था जब चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, वक्त बदला, बीजेपी बहुमत से थोड़ी कम क्या हो गई। चिराग पासवान हर मुद्दे पर मीडिया में आकर बात रखने लगे, जबकि नीतीश कुमार भी बीजेपी पर दबाव बनाते थे। लेकिन नीतीश कुमार का तरीका अलग था। नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता की तरह जो दबाव बना रहे थे वो अंदर ही अंदर बना रहे थे, इससे बीजेपी को भी समस्या नहीं हो रही थी। लेकिन चिराग पासवान हर बात को मीडिया में आकर कहते थे। चिराग पासवान ने भारत बंद का भी सपोर्ट कर दिया और ये बातें अमित शाह को पसंद नहीं आई। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में होते हुए चिराग पासवान ने ये सब कुछ किया और कहीं ना कहीं चिराग का फोकस दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि राजनीति आगे भी चलेगी, बीजेपी की सत्ता रहेगी या न रहे। क्योंकि चिराग पासवान कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस भी लेने के लिए तैयार हो जाएगा, इंडिया गठबंधन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये चिराग को पता था। लेकिन चिराग पासवान ने जिस राजनीति के पृष्ठभूमि से आते हैं, वो जिस राजनीति को करते हैं, जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, एक दौर में वो मोदी के हनुमान बन के घूम रहे थे 2020 में। और उसी तरह के चिराग मॉडल 2025 में प्रशांत किशोर के रूप में नीतीश कुमार के लिए लाया गया। नीतीश चिराग को पसंद नहीं करते और ये बातें कही जाती। चिराग पासवान को नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते और इस समय बिहार विधानसभा में अगर एनडीए के साथ नीतीश रहते हैं तो दोनों 50-50% सीटों पर लड़ेंगे। उस परिस्थिति में चिराग पासवान जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। चिराग पासवान ने अपने लिए कई सपने देखे होंगे, लेकिन चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि सियासत अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ चला। लेकिन इसके साथ ही आपको बता देते चले कि राज्यसभा में इस समय एनडीए के पास 121 सांसद है, बीजेपी का अकेले दम पर 96 सांसद है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 27 सांसद और इंडिया गठबंधन के 88 सांसद है। इसमें ममता बनर्जी के भी सांसद जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में हर 8वां सांसद जो है वो टीएमसी का है। टीएमसी का इतना महत्व है, ममता बनर्जी का इतना महत्व है। दूसरी कहानी आपको ये भी बता देना चाहते हो कि बीएसपी का भी एक राज्यसभा सांसद है और वो मायावती स्वयं है। इसके अलावा बीआरएस का भी 4 सांसद है। बीआरएस भी किसी खेमे में नहीं है, बीएसपी भी किसी खेमे में नहीं है। बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के 9 एमपी है, जिसमें एक तो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, बाकी 8 भी बहुत जल्द हो सकता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जगनमोहन रेड्डी के 11 सांसद थे, जो कि अब घटकर 9 हो चुके हैं और 6 इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो एआईएमडीएमके के 3 सांसद है और एआईएमडीएमके के भी कुछ सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी तस्वीरें हो सकती है। लेकिन सबके बीच में एमएनएफ के एक सांसद है, ये भी बता रहे थे ये वोट खेमा है जो किसी के साथ खड़ा नहीं है, जो किसी खेमे के साथ नहीं खड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी कहानी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, राज्यसभा में बीजेपी बहुमत तक पहुंच जाएगा। अब बीजेपी का लक्ष्य लोकसभा में बीजेपी बहुमत के उस आंकड़े को छूना चाहता है। लोकसभा में बीजेपी 272 से आगे बढ़ना चाहता है और मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी हो सकता है कि लोकसभा में 350 सीटें पार कर जाए। जिस दिन बीजेपी ने 272 का आंकड़ा छू लिया उसी दिन इंडिया गठबंधन में टूट हो जाएगा। सबसे बड़ा टूट आपको कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा। जिस कांग्रेस पार्टी का अभी 99 सांसद है, उस कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या घट के 7 से 50 हो सकती है। कांग्रेस के लोग सबसे पहले आपको भागते दिखेंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई तो अपनी रफ्तार में रहेगा और बीजेपी बहुमत पर पहुंच गया
तो उसके बाद कोई बिल रुकने वाला नहीं है। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार अब किनारा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी की राजनीति से अलग होना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मूड में हार्ड हिंदुत्व के मूड में बीजेपी आ चुकी है, उससे नीतीश कुमार जरा परेशान है, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम वोटर है। वही स्थिति चंद्रबाबू नायडू की है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी मुस्लिम वोटर है और आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। और चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों से कई वादे किए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के दूसरे भी मुसीबत है। चंद्रबाबू नायडू अलग तो होना चाहते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तब अलग होंगे जब बीजेपी की सरकार गिरने के 100% आप कह सकते हैं विश्वास हो जाएगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पर कई केसेस चल रहे हैं। कई केसेस ऐसे भी है जिसमें चंद्रबाबू नायडू जेल जा सकते हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू जेल चले जाए तो उसके बाद की कहानी क्या होगा, टीडीपी टूट जाएगा। टीडीपी के पास अभी 135 विधायक है, उन 135 विधायक टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यूं कहिए कि चंद्रबाबू नायडू चाहकर भी पार्टी नहीं बदल सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास भी मुस्लिम वोटर है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह सकते हैं संसद में आएगा, तो उस वक्त चंद्रबाबू नायडू का क्या निर्णय होगा। ऐसे आपको बता दें कि ऑपरेशन लोटस आंध्र प्रदेश में भी एक्टिव है और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टूट सकता है। इसके अलावा जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के एक प्रयास है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के साथ बीजेपी सत्ता में नहीं आता, अगर सत्ता में आ भी जाता है नहीं आता है, दोनों ही परिस्थिति में बीजेपी शिवसेना का विलय बीजेपी में करवा ले। मतलब अब शिवसेना ग्रुप में जो आप कह सकते हैं शिंदे शिवसेना के आप कह सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष है, शिंदे के हाथों में शिवसेना जो मिला वो शिवसेना का भविष्य नहीं है, शिंदे भी जानते हैं। तो शिवसेना का जो विलय है वो बीजेपी में आगे चलकर हो सकता है और बीजेपी में शिवसेना के सांसद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, हो सकता है शिंदे भी आ जाए। तो एक नई कहानी आपको देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र की राजनीति में। और अगर शिवसेना का विलय बीजेपी में हो जाता है तो एक नई कहानी होगी और उसके बाद एक नई राजनीति और एक नई आधारशिला महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र के साथ आपको आंध्र प्रदेश एक बार फिर से पवन कल्याण जो है आने वाले समय अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करवा ले। उस परिस्थिति में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा जो चंद्रबाबू नायडू को काउंटर कर सकता है, जो चंद्रबाबू नायडू को हराने का हिम्मत रख सकता है। तो बीजेपी यही चाहता है कि पवन कल्याण के रूप में आंध्र प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी को मिल जाए। और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि आंध्र प्रदेश में आपको जेएसपी आपको बीजेपी में विलय होते दिखेगा, महाराष्ट्र में शिवसेना का विलय होते दिखेगा। इस प्रकार की भी तस्वीर होगी। चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी, समय का वेट कीजिए। चिराग पासवान की पार्टी टूटने जा रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के 12 में से 11 सांसद बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है कि सारे सांसद बीजेपी में चले जाए और बीजेपी बहुमत की उस आंकड़ा को छू ले, वो जादुई आंकड़े को छू ले 272 तक पहुंचाता है। इसी तरह की कहानी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी टूटेगी और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। अखिलेश यादव भी एक कमजोर पिच पे हैं। अखिलेश का पार्टी आने वाले समय में टूट सकता है। उस परिस्थिति में 350 का आंकड़ा बीजेपी छू सकता है और बीजेपी को इस बात का एहसास है। और जैसे ही बीजेपी ने 272 का आंकड़ा छू लिया, उसके बाद इंडिया गठबंधन में एक बड़ा टूट होगा। इंडिया गठबंधन के कई दलों में आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति हो जाएगी जब सांसद इस्तीफे देंगे या फिर बीजेपी में शामिल हों। इन सब परिस्थितियों आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे की सियासत की कहानियां कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।